गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। पर दोस्तों, जो हमने रिवीजन सीरीज स्टार्ट किया था, जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए, बीपीएससी के लिए, बिहार एसएससी के लिए, एसएससी के लिए, सिविल कोर्ट के लिए या अन्य सभी एग्जामों के लिए क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्योंकि आप लोगों ने जो भी अभी तक पढ़ा है उसका एक रिवीजन तो होना ही चाहिए, और उसी को देखते हुए हम लोग क्या किए थे, रिवीजन सीरीज स्टार्ट किए थे। और आपका रिवीजन सीरीज का क्लास नंबर 1 हो चुका है, क्लास नंबर 2 हो चुका है, और ये आज जो क्लास है आपका दोस्तों, क्लास नंबर 3 है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल सटीक पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, कहा कि बीपीएससी अपने आप को परखे, ठीक है। बीपीएससी शिक्षक के लिए ये स्पेशली बनाया गया है, लेकिन ये सभी एग्जामों के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। चलिए, तो ये सामाजिक अध्ययन का है दोस्तों, और इसमें रिवीजन सीरीज है। मतलब आप ये देख सकते हैं कि पहले जो क्वेश्चन है उसको आप देख लीजिए, पॉज कर दीजिए, बाद में आप आंसर देखिए। आपको जो आंसर लगता है आप मन में प्रेडिक्शन दीजिए और उसके बाद ये आंसर दीजिए, ठीक है। और ये बिल्कुल सटीक हम लोग किया है दोस्तों, एनालिसिस के बेस पे, ठीक है दोस्तों। और जो लोग अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, तो @dear exams 1 भाई मधु इस चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और प्यारे दोस्तों, एक चीज और कहेंगे कि अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सब कुछ तो कर चुके हैं, सारा डिग्री उनके पास है, जो लगभग सभी एग्जाम के लिए क्या है, एलिजिबल है, लेकिन उनका इच्छा शक्ति नहीं है, ठीक है। तो फिर उसमें कुछ नहीं हो सकता भाई साहब, आपको अपने इच्छा शक्ति को जगाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हाँ हमको कुछ करना है लाइफ में। और दोस्तों, एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको कुछ नया करना है तो स्वाभाविक है कि आपको क्या करना होगा, नया करना है तो फिर नया तरीके से करना होगा, नया बनना है तो नया करना पड़ेगा। अन्यथा क्या होगा दोस्तों, जो आप पुराने तरह से रहेंगे तो वही रिजल्ट आएगा जो आप पुराने तरह से थे, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिए दोस्तों, ठीक है। समय को नहीं गंवाते हुए क्या कीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है। मतलब कहा दोस्तों नहीं है, तो इसमें नहीं वाले में ज्यादा ध्यान देना है। कहा कि देशी रियासतों के एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता है, देशी रियासतों के आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी। फिर कहा कि देशी रियासतों के आदेश नीति कंपनी के अधीन होगी, और कंपनी की सेना का खर्चा जो होता है दोस्तों, रियासत उठाएगी। तो प्यारे दोस्तों, इसका जो हो जाएगा, ये देशी रियासत के आंतरिक शासन की कंपनी के अधीन होगी, और ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कहा कि निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो होता है दोस्तों, वो एक्चुअली क्या होता है, इसी को बोलते हैं मुंह बंद करने वाला कानून, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है दोस्तों कि प्रेस पे, पत्रिका पे, पत्र पे, इन सारी चीजों पे प्रतिबंध लगाया गया था, और इसी कारण से इसको क्या बोलते हैं, मुंह बंद करने वाला कानून भी कहा जाता है दोस्तों। और इसमें जो आया है दोस्तों, वो ऑप्शन आपका हो जाएगा भारत मिहिर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। कहा कि इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा संपादित या प्रकाशित या संपादित किया गया है। के एम पनिक्कर, मोतीलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, चित्तरंजन दास जी। तो दोस्तों, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जो पिताजी थे मोतीलाल नेहरू जी, उन्हीं के द्वारा यह संपादित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। कहा दोस्तों कि बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंस में अधिक थी। मद्रास में, मुंबई में, बंगाल में। मतलब दोस्तों, थी तो सभी में, लेकिन सबसे ज्यादा किसमें थी। तो अब जो सबसे ज्यादा का बात आएगा दोस्तों, तो इसमें बंगाल का क्या आता है, सबसे अधिक में आता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, बंगाल। चलिए क्वेश्चन नंबर, रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है। मौलवी अहमदुल्ला से, मौलवी उबैदुल्ला सिंधी से, मौलाना बशीर से, और खुदाबख्श सिंह से। तो दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो मौलवी उबैदुल्ला सिंधी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। फिर है कि असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। प्यारे दोस्तों, आपको ये चीज पता होना चाहिए कि असहयोग आंदोलन जो था दोस्तों, वो गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और ये जो स्टार्ट किया गया था दोस्तों, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को स्टार्ट किया गया था। और 1 अगस्त 1920 को जिस दिन इसका शुरुआत किया गया, तो उसी दिन बाल गंगाधर तिलक क्या करते हैं, पूरा दिन गांधी जी के साथ सहयोग करते हैं, पूरा दिन उनका साथ देते हैं। लेकिन शाम में उनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। किनकी, तो बाल गंगाधर तिलक जी की। और दोस्तों, और इसका जो सीधा सीधा जो अधिवेशन जो पारित किया गया था, वो जो है दोस्तों आपका नागपुर अधिवेशन में किया गया था। और प्यारे दोस्तों, मुंबई अधिवेशन, तो मुंबई अधिवेशन इसलिए भी प्रचलित है दोस्तों, क्योंकि 28 दिसंबर, प्यारे दोस्तों आपको पता होगा कि 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई में ही क्या किया था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया था। चूंकि इसका जो स्थान निर्धारित था वो पुणे में था, लेकिन वहां पे प्लेग हैजा फैल जाने के कारण स्थान को परिवर्तित करके मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में उसका स्थान निर्धारित किया गया। और चूंकि दोस्तों मुंबई में जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसमें 72 लोग शामिल थे, और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे दोस्तों वो कौन थे, तो ए ह्यूम थे, और उसका अध्यक्षता कौन किए थे, तो डब्ल्यू सी बनर्जी किए थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन परिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। जैसे ही हम कहे दोस्तों कि जब कहे कि सही नहीं है तो आपको उसमें दो गुना दिमाग का यूज करना है। मतलब क्या हो सकता है, कहा दोस्तों कि यह एक बंद तंत्र होता है। मतलब दोस्तों कि आपका आंसर यही है, क्योंकि वो तंत्र जो होता है बंद नहीं होता परिस्थिति में। ऑप्शन नंबर ये सही है, लेकिन देख लेते हैं आगे भी। कहा कि इसकी अपनी उद्भवता होती है, तो ये सही है। फिर दोस्तों कि यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, ये भी सही है। कहा कि यह एक कार्यशील इकाई होता है, भाई साहब ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये क्या है, बिल्कुल गलत है। चूंकि ये कहा है कि सही नहीं है, तो जो गलत है वही सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ये क्या है, गलत है, और यही सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कहा कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है। तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन दिया सुंदरबन, थार, लद्दाख और पश्चिमी घाट। दोस्तों पश्चिमी घाट जो था वो क्या है, हॉटस्पॉट का जैविक हॉटस्पॉट है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है आपका कि किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दोस्तों सौर विकिरण में मतलब जो सूर्य से जो किरण आता है उसके विकिरण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। तो कहा कार्बन का, जल चक्र का, नाइट्रोजन चक्र का, हाइड्रोजन चक्र का। तो भाई साहब एक चीज देखिए कि सूर्य का जो विकिरण सबसे ज्यादा होता है दोस्तों, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाता है वो जल चक्र निभाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। चलिए गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी स्त्री प्रवेश की अनुमति कहां दी। दोस्तों एक्चुअली क्या था कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो महात्मा बुद्ध जी थे, ठीक है। और महात्मा बुद्ध जो थे वो उनकी अल्पायु में उनकी माता जी का क्या हो गया था, देहांत हो गया था। जिसके बाद उनका जो लालन पालन था वो उनकी मौसी और कई बार उनका सौतेली माँ का भी जिक्र होता है, वो थी प्रजापति गौतमी जी। और पहली बार उन्हीं को अनुमति दिया गया था, कहां पे, वैशाली में। दोस्तों चूंकि बुद्ध का जो जन्म होता है कपिल वस्तु के लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में होता है, और लगभग उनकी 14 वर्ष की आयु में उनकी विवाह कर दी जाती है यशोधरा नामक एक कन्या के साथ, जिनसे एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम राहुल रखते हैं। और 29 वर्ष की अवस्था में दोस्तों अपनी पत्नी और बच्चे को सोते हुए छोड़कर अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेते हैं और गृह को त्याग देते हैं। और इस घटना को बौद्ध धर्म में क्या बोलते हैं, महाविनिष्क्रमण बोलते हैं दोस्तों। गृह त्यागने की घटना को बौद्ध धर्म में क्या बोलते हैं, महाविनिष्क्रमण। और दोस्तों जब 29 वर्ष की अवस्था में जब वो बौद्ध ये गृह को त्याग देते हैं, तो उसके बाद 6 वर्षों का जो कठिन तपस्या करते हैं वो गया में जाते हैं और नदी किनारे 6 वर्षों का कठिन तपस्या करते हैं पीपल वृक्ष के नीचे। जब उनको 6 वर्ष के बाद उनका ज्ञान की प्राप्ति होती है 35 वर्ष की अवस्था में, तो वो बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। और जो गया है दोस्तों वो बोध गया के नाम से जाना जाता है, और जो पीपल वृक्ष है दोस्तों वो बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों उसके बाद बुद्ध जो है सबसे ज्यादा जो अपना उपदेश देते हैं दोस्तों वो श्रावस्ती में देते हैं। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज्यादा जो उपदेश दिया गया वो कहां दिया गया है, तो श्रावस्ती में दिया है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 देखते हैं दोस्तों। कहा कि भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। प्यारे दोस्तों दैनिक तापांतर, पहले तो आप ये देखिए कि दैनिक तापांतर होता क्या है। मतलब आपको नाम से भी थोड़ा पता चल रहा होगा कि मतलब एक दिन में ही मैक्सिमम ताप, मतलब एक दिन में ही क्या मैक्सिमम ताप। मान लीजिए कि अगर आज 40 डिग्री सेल्सियस है मैक्सिमम ताप, ठीक है दोस्तों। अगर मान लेते हैं कि हम मैक्सिमम 40 डिग्री सेल्सियस है और इसी में हम मान लेते हैं मिनिमम ताप मान लीजिए कि 25 डिग्री है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा। अब इसमें कहा है कि तापांतर मतलब मैक्सिमम और मिनिमम ताप का जो अंतर होगा दोस्तों इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं भाई साहब क्या चीज, तो तापांतर। और ये कितना हो जाएगा, तो 25 15 40। तो ऑप्शन नंबर आपका ये 40 15 हो जाएगा, ठीक है 15। और इस अनुसार जो है दोस्तों ये सबसे ज्यादा मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है। कहा दोस्तों कि 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है, इस दिन पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं, ये नहीं होता है दोस्तों। कहा कि इस दिन पृथ्वी पर सबसे
ठंडा दिन होता है, ये भी नहीं होता है दोस्तों। फिर कहा कि इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी से न्यूनतम दूरी पर होता है। मतलब दोस्तों कि सूर्य जो होता है वो पृथ्वी से क्या होता है, उस दिन सबसे न्यूनतम दूरी पर होता है दोस्तों। और ये क्या है आपका, बिल्कुल सही है दोस्तों। और जो सबसे अधिकतम दूरी होता है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं दोस्तों क्या, अपसौर बोलते हैं उसको। जो सबसे न्यूनतम दूरी पर तो उपसौर, और सबसे दूरी पर तो अपसौर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। कहा कि कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है। पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे, इनमें से कोई नहीं। यार दोस्तों कि इसमें एल तरंग क्या होता है, वो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। और दोस्तों एल तरंग आने, एल तरंग शायद अगर आता है तो आप मान लीजिए कि एकदम जिला का जिला खत्म हो जाएगा, इतना भयानक होता है। ठीक है, मतलब केंद्र के रेडियस में, बहुत लंबा चौड़ा रेडियस में क्या करता है, पूरा तबाह कर देता है। और दोस्तों आपको याद होगा 2015 का भूकंप, जो रुक रुक के भूकंप आ रहा था, जिसका केंद्र कहां था, नेपाल के पोखरा में था। और दोस्तों उसमें ऐसा माना जाता है कि उसमें क्या था, उसमें लगभग इस तरंग ही था। अगर एल तरंग होता तो आई थिंक पता नहीं चलता कि नेपाल है या नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, एल तरंग। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सबसे विनाशकारी है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कहा कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। तो रेडक्लिफ रेखा, प्यारे दोस्तों पहले तो अब ये समझ लीजिए कि कहा कि रेडक्लिफ रेखा के बारे में, तो आप पहले देख लीजिए। रेडक्लिफ कहा कि भारत और पाकिस्तान, ठीक है, तो आपको ये गलत है दोस्तों। फिर है डुरंड रेखा, भारत और पाकिस्तान, ये भी गलत है दोस्तों। चलिए भारत और चीन, ये कहा, ये भी गलत है। मैग्नॉट रेखा, तो भाई साहब ये क्या है, ये आपका बिल्कुल सही है दोस्तों, फ्रांस और जर्मनी का ही है मैग्नॉट रेखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल सही है। हिंडनबर्ग रेखा, ये भी गलत है। तो प्यारे दोस्तों आप एक चीज देखिए क्या चीज, कि इनमें सही कौन है। ठीक है, तो वो भी आपको हम बताते हैं। चलिए अब देखते हैं दोस्तों। कहा कि रेडक्लिफ रेखा, तो ये भारत और चीन के बीच नहीं, बल्कि भारत और किसके बीच, तो पाकिस्तान के बीच पाया जाता है। ये दोनों के बीच का रेखा है दोस्तों। ठीक है, फिर है आपका डुरंड रेखा। तो दोस्तों डुरंड रेखा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कहा कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। तो दोस्तों हिमालय, रॉकी, अल्पास और इंडीज। तो दोस्तों इसमें जो हो जाएगा वो इंडीज का जो पर्वतमाला है दोस्तों, वो सबसे लंबी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। कहा कि किस अधिनियम द्वारा, मतलब कौन से अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया है। तो दोस्तों कहा कि 1909 के अधिनियम द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा, और इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा ही क्या किया गया था, ये लागू हुआ था। और ठीक उसी दिन क्या हुआ था दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को ही जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों। जो लोग अभी तक भी जालियांवाला बाग हत्याकांड का वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं दोस्तों, तो आपके इस चैनल पे ये ऑलरेडी आपका प्लेलिस्ट में बना हुआ है, आप वहां पे जाके जालियांवाला बाग हत्याकांड का वीडियो देख सकते हैं, पूरा डिटेल में चर्चा की हुई है। ठीक है, चलिए कहा निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान, सॉरी, निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था। ताकि कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स मिशन, ली कमीशन और हंटर कमीशन। तो दोस्तों जो संविधान सभा का गठन किया गया था वो उसी समय किया गया था जिस समय संविधान सभा का गठन किया गया था, उसी साल। तो ये 1946 में हुआ था दोस्तों। और 1946 में ही क्या किया गया था, संविधान सभा का गठन किया गया था। और जो संविधान सभा का जो पहला बैठक हुआ था दोस्तों, ये 9 दिसंबर 1946 को होता है। 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक होता है, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को दोस्तों क्या किया था, अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, और जो दूसरा बैठक होता है दोस्तों, ठीक 2 दिन बाद क्या होता है, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को अस्थायी अध्यक्ष चुना आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा दोस्तों। ठीक है, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। और इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों। नेक्स्ट कहा कि अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी। 22 अगस्त 1946, 24 अगस्त 1946, 15 अगस्त 1946, 7 जुलाई 1946। दोस्तों इस चीज को जीवन में मत भूलिएगा,
क्योंकि अंतरिम सरकार का गठन बहुत बार पूछता है और डेट सहित पूछता है। तो भाई साहब 24 अगस्त 1946 को, अगर आपके किसी दोस्त का बर्थडे है इस दिन, तो उसके नाम पे चाहे किसी भी तरह इसको याद कर लीजिए, 24 अगस्त 1946 को। ठीक है। कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने का शक्ति प्राप्त हो जाता है। ये बिल्कुल सही है। फिर कहा कि राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून क्या होता है? प्रभावी रहता है। बिल्कुल रहता है दोस्तों, और ये दोनों ही सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कहा कि अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? राष्ट्रपति के निर्वाचन से, राष्ट्रपति के पदावधि से, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन रीति से और राष्ट्रपति के शपथ से। तो दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन से ही अनुच्छेद 54 संबंधित है। तो कहा कि निम्नलिखित में से कौन गलत है? तो दोस्तों बार बार कहते हैं कि जो गलत है, नहीं है, उस पर ज्यादा फोकस कीजिए। चलिए, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य व अध्यक्षों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, मतलब ये सही है। चलिए, तो ये आंसर नहीं होगा। फिर कहा कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य कार्यकाल को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। फिर कहा दोस्तों कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को वेतन भत्ता संचित निधि से वेतन भत्ता संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। भाई साहब ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर किसी, और चूंकि ये गलत है तो यही आंसर हो जाएगा। आप सोचिए दोस्तों कि वो काम कर रहा है बिहार के लिए, तो उसको भारत सरकार क्यों उसको वेतन देगा, है ना? तो इस अनुसार आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया? बिल्कुल गलत हो गया दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं दोस्तों। कहा कि वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं। फिर कहा कि इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है और इनकी पूर्ण नियुक्ति नहीं हो सकती है। तो प्यारे दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सिर्फ और 1 और 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। फिर कहा कि निम्न में से कौन सा आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? तो मात्रात्मक उपकरण में दोस्तों कहा कि वैधानिक तरलता अनुपात, मतलब ये भी सही है। फिर कहा दोस्तों कि नगद आरक्षित अनुपात, ये भी है। खुले बाजार की क्रिया, ये भी है। तो मतलब 1 2 3, तो 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल सही है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिल्कुल आपका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। कहा कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है। यार दोस्तों कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य जो था दोस्तों, ये कोशिश किया गया था भारत सरकार के द्वारा कि चूंकि जनसंख्या दिन ब दिन क्या है? बढ़ते ही जा रहा है, लेकिन जमीन तो ऐसा नहीं है कि बढ़ जाएगा। आपका कृषि करने का जो जगह है वो तो नहीं बढ़ सकता है, और ना ही ये रबर की तरह आप क्या कर सकते हैं? इसको खींच के बड़ा कर सकते हैं, लमड़ा सकते हैं। तो ये क्या है दोस्तों? इसी चीज के लिए क्या किया गया था? खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया गया था ताकि ज्यादा उपज किया जाए। और ऑप्शन नंबर आपका क्या है? सी इसमें बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। कहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 में कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति एफआरबीएम अधिनियम से संबंधित है? डॉक्टर रघुराम राजन समिति, विमल जलान समिति, विजय केलकर समिति और एनके समिति। तो दोस्तों इसमें जो एफआरबीएम से संबंधित है अधिनियम से, वो थे कौन? तो एनके सिंह संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? मतलब एमएसपी, तो एमएसपी का मतलब हो गया दोस्तों मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और कहा कि उसमें से कौन सा ऐसा है जो भारत सरकार को क्या करता है? सिफारिश करता है। ऑप्शन दिया नीति आयोग, नाबार्ड, कृषि लागत और मूल्य आयोग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, आईसीएआर। मतलब इसका कोई मतलब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं दोस्तों। सीताध्यक्ष का संबंध था। दोस्तों ये क्वेश्चन हम भी एक बार गलती कर चुके हैं, इसलिए सीताध्यक्ष सिर्फ नाम पे मत जाइएगा कि हाँ ये धार्मिक विभाग हो सकता है, ठीक है? क्योंकि दोस्तों चूंकि सीताध्यक्ष का जो संबंध है, प्रशासनिक विभाग ऑप्शन दिया, भूमि का विभाग दिया, धार्मिक विभाग दिया, व्यवसाय व्यापार विभाग दिया। और दोस्तों चूंकि सीता का नाम धार्मिक से संबंध हो रहा है, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि ये भूमि का विभाग से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, ये ऑप्शन क्या है? ऊपर नीचे है, लेकिन खैर कोई नहीं, भूमि का विभाग। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। कहा कि कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है किताब उल रेहला में, किताब उल हिंद में, तुगलकनामा में और रजत रंगनी में। तो प्यारे दोस्तों एक व्यक्ति थे कल्हण, और कल्हण ने पूरे कश्मीर का वर्णन किया था। पूरा कश्मीर को घूम घूम कर उसके खूबसूरती के बारे में क्या किया गया था? एक पुस्तक में चित्रित कर दिया था, उसको इतिहास के तौर पे लिख दिया था। और दोस्तों उस पुस्तक का नाम है आपका रजत रंगनी। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 29,
कहा दोस्तों सिजदा व पैबोस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने की है। प्यारे दोस्तों जब भी हम ऑफलाइन क्लास लिए हैं या ऑनलाइन क्लास लिए हैं तो उसमें आपको हम इससे पहले भी कई बार कह चुके हैं कि प्यारे दोस्तों ये जो है जैसे ही सिजदा और पैबोस आता है प्रथा तो आप चुपचाप क्या कीजिए, कुछ मत देखिए, सीधे इसको बलवन ठीक कर दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है दोस्तों आप बहुत बार पूछा गया है, इसको मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन में आप इसको रख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मतलब इसको कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो टच नहीं किया है। मतलब बीपीएससी से लेके सिविल कोर्ट से लेके मतलब जितना भी एग्जाम है, हमको लगता है दोस्तों कि ये एसएससी पहले भी क्वेश्चन को पूछ चुका है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उत्बी, क्वेश्चन नंबर 30, उत्बी कौन है? एक इतिहासकार, एक सैनिक, एक प्रसिद्ध शासक, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों उत्बी जो था दोस्तों वो एक इतिहासकार था, और इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उत्बी एक इतिहासकार था, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। कहा दोस्तों कि शेर शाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यार दोस्तों असत्य का बात कर रहा, मतलब सही नहीं है ना। तो चलिए कहा दोस्तों कि शेर शाह ने बिलग्राम के युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्यों की स्थापना दिल्ली पर की, बिल्कुल की। फिर कहा कि शेर शाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया, बिल्कुल किया। शेर शाह का मकबरा दिल्ली में है भाई साहब। शेर शाह का मकबरा कहाँ पे है तो आप लोग जानते होंगे, कहाँ पे, सासाराम में, ठीक है। और भाई साहब औरंगाबाद के साइड में क्या पड़ता है, सासाराम, तो औरंगाबाद वाले, फिर गया वाले, सासाराम वाले, गया वाले, है ना, ये लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। क्योंकि दोस्तों शेर शाह सूरी का मकबरा तो जानते ही हैं, सासाराम में, है ना। क्योंकि दोस्तों शेर शाह के बचपन का नाम जो था दोस्तों वो फरीद खां था, और फरीद खां एक शासक यहाँ काम करते थे जिस व्यक्ति का नाम था बहार खां लोहानी। और बहार खां लोहानी एक बार शिकार करने गया था फरीद खां के साथ, तो अचानक क्या किया कि बहार खां लोहानी पर एक शेर हमला कर देता है, और फरीद खां उसी समय तलवार के एक ही बार में क्या करता है कि शेर को मार देता है। और उसी समय बहार खां लोहानी खुश होकर शेर शाह को, ये फरीद को क्या करता है, शेर शाह का उपाधि दे देता है, और तब से फरीद का नाम क्या हो गया, शेर शाह हो गया दोस्तों, ठीक है। और जब बहार खां लोहानी की मृत्यु हो जाती है दोस्तों, तो इसी के विधवा से फरीद या शेरशाह सूरी क्या करता है, शादी कर लेता है, ठीक है। और उसमें ही क्या क्या है दोस्तों, बाबर का जो बेटा था हुमायूं, उसको कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में 1539 और बक्सर के युद्ध में 1540 में बुरी तरह से पराजित करके और दिल्ली की गद्दी पर क्या किया था, अपना सत्ता स्थापित किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो गया, मतलब ये गलत है, चूंकि कहा आ सकता है, तो यही ऑप्शन नंबर सी सही है। कहा दोस्तों कि किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त माल्यद लिखी गई है? प्यारे दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमुक्त माल्यद। तो दोस्तों अमुक्त माल्यद जो लिखा गया था बताते हैं, द्वितीय, कहा देवराज द्वितीय, अच्युत देवराय, फिर है कृष्ण देव राय और देवराय प्रथम। तो दोस्तों इसमें जो लिखा गया था वो कृष्ण देव राय के द्वारा ही लिखा गया था, तो ऑप्शन नंबर आपका सी, ऑप्शन नंबर सी क्या है दोस्तों, करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है कि दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया था? यार दोस्तों ऑप्शन दिया, बहलोल लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोस्तों 33 का आपका कौन सा हो जाएगा, बहलोल लोदी। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी था, ये समझिए कि बहुत क्रूर शासक था, और इसके समय में जो सजा का प्रावधान था वो बहुत ही डेंजरस तरीके से करता था, मतलब बहुत खतरनाक तरीके से उसको सजा जाता था, है ना, उंगली काट देना, ठीक है, गला में क्या करना, चाकू मार देना, तो इस तरह का इसको यहाँ सजा दिया जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं दोस्तों। कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ये एक्चुअली बायोलॉजी का क्वेश्चन है दोस्तों, और कहा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड और डीएनए। यार दोस्तों सबसे ज्यादा मात्रा में जो केंद्रक में पाया जाता है भाई साहब, वो है आपका प्रोटीन है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। कहा दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहां संपन्न होती है? तो क्लोरोप्लास्ट में कहां संपन्न होती है? तो कहा ग्रेना में, स्ट्रोमा में, क्रोमोप्लास्ट में और ल्यूकोप्लास्ट में। तो दोस्तों ये जो सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण का जो प्रकाशिक अभिक्रियाएं होती है वो संपन्न होता है प्यारे दोस्तों ग्रेना में, ऑप्शन नंबर ए में। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं दोस्तों। कहा कि हेलोफाइट्स होता है, क्या होता है? वे पौधे जो अधिक मल वाले स्थान पर उगते हैं, ये नहीं होता है। कहा कि वे पौधे जो शुष्क बस स्थानों पर उगते हैं, ये भी नहीं होता है। वे पौधे जो न तो शुष्क है और ना ही नम जगह पर उगते हैं, ये भी नहीं है, मतलब ये तो पक्का है।
कहा कि वे पौधे जो लवणी वाले मिट्टी में उगते हैं। और दोस्तों ये बिल्कुल ही करेक्ट है, लवण वाले मतलब जिसमें नमकीन वाला मिट्टी होता है ना, उसमें उगता है हेलोफाइट्स। तो ऑप्शन नंबर आपका डी। कहा दोस्तों कि निम्न में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है। दोस्तों आप लोग जानते होंगे, एक टेस्ट के बारे में जानते ही होंगे कि एड्स का जो टेस्ट होता है वो एलिसा से किया जाता है, लेकिन दोस्तों और भी टेस्ट है। और दोस्तों एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, आपके लिए ये क्वेश्चन है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, और ऑनेस्टली बताइएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए एड्स का फुल फॉर्म, चलिए दोस्तों, चलिए अब देखते हैं एक्चुअली क्या है एलिसा। तो आपको पता है कि एलिसा का टेस्ट होता है, लेकिन दोस्तों ये पीसीआर से भी आपका क्या होता है, एड्स का टेस्ट होता है। ठीक है, और दोस्तों आपका CD4 से भी टेस्ट होता है, मतलब 134। तो 134 ये 4 नंबर में 134, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। कहा कि निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। मतलब दोस्तों कि वैसा ब्लड ग्रुप जो क्या हो, यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो, जिसमें एंटीबॉडी नहीं होगा ना, वो क्या होगा, किसी भी ब्लड ग्रुप को वो ले सकता है। मतलब उसके बॉडी में कोई भी ब्लड ग्रुप क्या कर सकते हैं, आप चढ़ा सकते हैं, जिसमें एंटीबॉडी नहीं होगा। तो भाई साहब एंटीबॉडी किसमें नहीं होता है, AB में नहीं होता है। और इसी कारण से इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी कारण से इसको यूनिवर्सल यूनिवर्सल क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर बोलते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, और ओ को क्या बोलते हैं, ओ को बोलते हैं, यहां पर लिख देते हैं, ओ को बोलते हैं दोस्तों यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। क्योंकि ओ को क्या करता है दोस्तों कि आप किसी को भी दे सकते हैं, कोई भी ब्लड ग्रुप वाले को। और यही रीजन होता है दोस्तों कि जब आप देखेंगे कि आर्मी का एक टुकड़ी को हमेशा क्या करता है, ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव नहीं तो ए पॉजिटिव ए निगेटिव वाले को क्या करता है, अक्सर बॉर्डर पर भेजा जाता है। क्यों, क्योंकि अगर किसी कारण से भगवान न करे कि हमारे आर्मी को कभी ऐसा हो, लेकिन अगर किसी कारण से ऐसा होता है कि उनको गोली लग गया या ब्लड का आवश्यकता है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, तुरंत ओ निगेटिव या ओ पॉजिटिव को क्या करता है, तुरंत लेके और ब्लड चढ़ा दिया जाता है, कोई टेस्ट करने का जरूरत नहीं होता है। और ए बी पॉजिटिव या ए बी निगेटिव रहता है तो क्या होता है, कोई भी ब्लड ग्रुप को दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39। कहा कि ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी में कौन सा एक नहीं होता है। डीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, डिप्थीरिया परटूसिस टेटनस होता है। ठीक है, और ये आपका करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, मतलब इसमें कहा कि नहीं होना चाहिए, तो यही क्या हो जाएगा, सही है। और इसके अकॉर्डिंग ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, तो सही कौन होगा, तो पीलिया। तो ऑप्शन नंबर बी, इसी को क्या बोलते हैं, जॉन्डिस बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, सीरम बिलिरुबिन का जो मात्रा होता है वो बढ़ जाता है दोस्तों। फिर कहा कि अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, इसका आवेश किसके बराबर होता है। तो अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है दोस्तों, वो कहा ऑप्शन दिया, ए 2 न्यूट्रॉन के, बी 2 इलेक्ट्रॉन के, सी 2 प्रोटॉन के, और डी 2 पॉजिट्रॉन के। तो प्यारे दोस्तों ये जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन सा, तो 2 प्रोटॉन के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 कहा कि न्यूट्रॉन के किस गति के नियम से बल का व्यंजन प्राप्त होता है। तो अब देखिए कहा कि प्रथम गति के नियम, द्वितीय गति के नियम, तृतीय गति के नियम, और इनमें से कोई नहीं। अब देखिए एक तो है कि फोर्स का जो एक्सप्रेशन प्राप्त होता है किससे होता है, भाई साहब आप जानते होंगे कि थर्ड लॉ क्या है, थर्ड लॉ ईच एंड एवरी रिपेल वाला है ना, तो ये नहीं होगा, फिर आपका कौन सा है, द्वितीय गति की नियम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। कहा कि सिलिकॉन जर्मेनियम कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है, बढ़ती है, घटती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सिलिकॉन जर्मेनियम और कार्बन का जो पदार्थों की प्रतिरोधकता जो है ताप बढ़ने पर वो क्या होता है, वो घटती है। तो 42 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 42 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43। कहा कि निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है, लिथियम का, ऑक्सीजन का, यूरेनियम का और पोलोनियम का। तो इसमें जो सबसे अधिक होता है दोस्तों वो पोलोनियम का होता है, ऑप्शन नंबर आपका डी पोलोनियम का होता है दोस्तों। बहुत ही खतरनाक होता है यूरेनियम, जिससे कि परमाणु बम बनाया जाता है, और उससे भी खतरनाक क्या होता है, पोलोनियम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। चलिए अब कहा दोस्तों कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, पानी, ऑक्सीजन, राख और बर्फ। तो दोस्तों जैसे ही आप हाइड्रोजन को गर्म कीजिएगा, जलाने का मतलब क्या होगा कि गर्म कीजिएगा,
तो क्या होगा, वो पानी प्राप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए मिल गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 कहा दोस्तों कि ग्रेफीन होता है, तो भाई साहब कार्बन का मिश्र धातु, कार्बन के नैनो प्रतिरूप और कार्बन का संभारिक, कार्बन का समस्थानिक। तो प्यारे दोस्तों ग्रेफीन जो होता है वो कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है, ठीक है। ग्रेफीन जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 विश्व रक्तदान दिवस कब मनाता है। और प्यारे दोस्तों इसको एकदम रट लीजिए, जैसे याद करना है कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों रक्तदान दिवस ये चीज बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, कहा 7 मई, 12 जून, 9 मई और 14 जून। तो दोस्तों 14 मई को ही विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है, और इसी दिन क्या किया जाता है, वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, कहा कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, मतलब एक दूसरे का मिलान करना है। ए और 1 दिया हुआ है जो आंकड़ा है, और उसमें क्या करना है, आपको मिलान करना है। अब कहा दोस्तों कि प्लाज्मा अनुसंधान कहाँ है। तो प्यारे दोस्तों अगर इसमें से आपका 2 भी याद है तो 2 आप ठीक से आप देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग अपने से इसमें मिलाकर देखते हैं। तो दोस्तों प्लाज्मा अनुसंधान जो है दोस्तों वो मुझे याद है कि वो गांधीनगर में है, तो हम गांधीनगर को टिक कर दिए, ठीक है। और राष्ट्रीय समुद्र समुद्र विज्ञान संस्थान जो है वो दोस्तों वो आपका है कहाँ पे, पणजी में, ठीक है। और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान नहीं पता है दोस्तों, लेकिन भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है, तो वो आपका दिल्ली में। मतलब अगर ये टिक लग गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, केंद्रीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान जो है दोस्तों वो कहाँ पे हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा सी का 2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों ए का 1, तो ए का 1 इसमें भी है दोस्तों और इसमें भी है, मतलब इस दोनों में से कोई एक सही होगा। बी का 4 है दोस्तों, तो बी का 4, बी का 4, बी का 4, ये क्या बोलते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, मतलब ये वाला सही होने का चांसेस है दोस्तों। चलिए सी का 2, तो सी का 2 ये भी ठीक है, डी का 3 ये भी ठीक है, मतलब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रकार आप भी चूज कर सकते हैं। और एलिमिनेशन मेथड भी रखिए दोस्तों, अगर आपको 2 याद है तो तीसरा छांट के निकाल सकते हैं, और दोनों अगर सेम, अगर आपका आंकड़ा आपका है सेम ऑप्शन दिया रहता है तो आप इसमें तुक्का लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं दोस्तों, कहा कि पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है। ऑप्शन दिया वैष्णव, जैन, शैव और बौद्ध। तो दोस्तों पंचरात्र का जो संबंध है दोस्तों वो एक्चुअली किससे है, तो वो आपका वैष्णव धर्म से है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। फिर कहा क्वेश्चन नंबर 49, कहा कि यह एक मात्र भारतीय जिसने रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऑप्शन दिया वेंकट रामकृष्ण, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर और वीएस नायपाल, हरगोविंद खुराना। 4 ऑप्शन दिया दोस्तों, और चारों ही क्या है, बहुत फैंटास्टिक है। लेकिन दोस्तों इसमें जो रसायन के क्षेत्र में किया गया था वो वेंकट रामकृष्णन है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, वेंकट रामकृष्ण। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, और ये आपके सेशन का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। कहा कि भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी है जो किस राज्य की रहने वाली है। मतलब दोस्तों इसका आंसर हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग के लिए कहना चाहते हैं कि वैसी महिलाएं या वैसी लड़कियां जो अभी तक भी तैयारी स्टार्ट नहीं की है, तो आप यहाँ शिवांगी स्वरूप से सीख सकते हैं, क्योंकि भाई साहब ये भी एक लड़की है और ये क्या की है, पायलट लेफ्टिनेंट बनी है, ठीक है। तो आप यहाँ से सिर्फ घर में रहने के लिए आप नहीं है, ठीक है। तो आप घर से निकलिए, मतलब निकलने का मतलब ये नहीं कि हाँ घर से निकल के बाहर चले, निकलने का मतलब है कि आप अपने आप में बदलाव लाइए और क्या कीजिए, पढ़ाई की तरफ आगे बढ़िए। और ये दोस्तों कहाँ है, हमारे बिहार से है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों ये आपके सेशन का आखिरी क्वेश्चन था, तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों कि आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आप लोग को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप ये सारा कॉन्टेक्ट का माध्यम दिया हुआ है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों अगर आप लोग को विशेष परिस्थिति हो तो बहुत जब लगे कि हाँ कॉल करना चाहिए, तभी आप नंबर का ये यूज कीजिएगा, क्योंकि नंबर ये दिया गया है कॉल करने के लिए, लेकिन दोस्तों विशेष परिस्थिति में कीजिएगा 9304933881, ठीक है दोस्तों। बाकी आप इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल है, तो भाई साहब इसको तो आप ज्वाइन कर ही लीजिए, क्योंकि इसके बिना आपका कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि यहीं पे आपका क्या होगा दोस्तों, यहीं पे आपका सारा का सारा पीडीएफ जाएगा। तो डियर एग्जाम्स 1 बाय मधु टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और आपका ये लोगो लगा होगा दोस्तों, ठीक है। तब देख लीजिएगा, फेसबुक पेज है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों जो लोग अभी तक भी यहां तक भी आप लोग क्या किए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप क्या कीजिए दोस्तों, @डियर एग्जाम्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों जो रेड वाला जो आपका बटन है सब्सक्राइब वाला, उसको एकदम जोर से दबाइए, ठीक है दोस्तों।
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टाइम में। तब तक के लिए दोस्तों ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने तैयारी में लगे रहिए, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद प्यारे दोस्तों, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टाइम में।